दिखाई दे रहा है सबको? तो ये है, हम हिंदी भाषा कक्षा 12 में हिंदी भाषा में जो पहला प्रश्न आता है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है अपठित गद्यांश में। प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं तो हमें उस गद्यांश को बार बार पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। हाँ, इतना जरूर है कि समय का भी हमको ध्यान रखना है। तो ये पहली चीज क्या बताई? पहला जो हमें ध्यान रखना है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए मार्कर की छूट, गद्यांश का उत्तर देने के लिए हमें उस गद्यांश को बार बार पढ़ना है। दूसरी बात क्या करना है, एक बार नहीं समझ में आता है, दूसरी बार में पढ़ो। होता क्या है, इसको बार बार क्यों पढ़ना है, ये बात समझनी है। बार बार इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में छिपे होते हैं। अब मतलब कहीं से अलग से नहीं मिलेगा उसका उत्तर। हम सोचें किसी दूसरे और पार्टों को हम याद करने लगे, हम सोचने लगे कि इस पार्ट से होगा, उस पार्ट से होगा, तो किसी भी पढ़े गए पार्ट में से उसके प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं, बल्कि जो प्रश्न वहां पर पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश के अंदर छिपे हुए होते हैं। तीसरी जो बात ध्यान रखनी है वो है, अब उन उत्तरों को कैसे ढूंढना है। बार बार पढ़ करके, पढ़ते पढ़ते हमने देखना है कि माना क्या पूछा रहता है। कई बार आप देखते हैं कि किसी गद्यांश को पूछा लिखा गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब उस गद्यांश से जो प्रश्न पूछे गए होते हैं उनमें आपने देखा होगा कई बार कि रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए, या रेखांकित शब्दों का विपरीत अर्थ लिखिए, या विलोम शब्द लिखिए, या इसका कोई पर्यायवाची लिखिए। इस तरह के प्रश्न आता है या नहीं आता है, बताइए। यस या ना, नो, हाँ या ना, कोई भी रिस्पॉन्स दीजिए। या तो कठिन शब्द पूछा गया होता है, उसको अंडरलाइन, हाँ, तो कठिन शब्द दिया होता है, उस मतलब कोई भी शब्द या तो वो अंडरलाइन होता है या फिर उसको मोटा करके लिखा गया होता है, या फिर दो ही चीज होती है, या तो रेखांकित होता है या फिर मोटा होता है, या फिर क्या होता है तिरछे छपे शब्दों का कई बार तिरछा भी उसको लिखा जाता है। तो ऐसे शब्द या फिर वाक्य, पहला तो शब्द कोई कठिन शब्द दे दिया जाता है, या फिर कोई वाक्य दे दिया जाता है, या फिर कोई उक्ति। कोई उक्ति मतलब जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट, कोई कथन। तो उसको क्या है, उसको वाक्य को भी या तो अंडरलाइन किया हुआ रहता है, या फिर वो मोटा लिखा होता है, या फिर उसको तिरछा लिखा गया होता है, कोई भी उक्ति है। तो इनके अर्थ को, अब इनको जो पूछा जाता है उसको समझने के लिए क्या करना है, उसका सही उत्तर हम दे पाए इसके लिए हमको क्या करना है, अवतरण के भावों से, उसमें जो अवतरण को बार बार क्यों पढ़ना है ये बात मैं कह रहा हूं, उसको बार बार पढ़ करके उसका जो भाव है, अवतरण के अंदर जो भाव जो है, क्योंकि भाषा भावों की अभिव्यक्ति है, तो उसमें जो उस अवतरण के अंदर क्या भाव है, उस भाव को हमको समझना है। तो उसको समझने के लिए हमें उस गद्यांश को बार बार पढ़ करके उसके भाव को समझने का प्रयास करना है। अगली जो बात है, जब हम बार बार जब उन भाव के बारे में हम सोचने का प्रयास करते हैं तो उसको सोचने से क्या होता है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर अवतरण से अवश्य मिल जाएंगे। वो जो प्रश्न, हम जिस प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए, जब हम उस गद्यांश को बार बार पढ़ते हैं और उसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं तो उसमें उस पर आधारित जो भी प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर हमको निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। अगली जो बात है, अब जब हम उसका भाव अगर हमारे को समझ में आ गया, गद्यांश को बार बार पढ़ करके उसका भाव अगर समझ में आ जाता है, तो उसके बाद एक एक प्रश्न में एक चीज उसकी जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, अगर हमने भाव ठीक से समझ में आ गया तो फिर उसमें एक हमारे को एक प्रश्न ऐसा ही पूछा होता है कि दिए गए अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। रहता है या नहीं रहता है, हाँ या ना, रहता है ना। हाँ, तो जब शीर्षक पूछा था, अब उसका शीर्षक कैसे लिखना है, तो शीर्षक लिखने के लिए जो है क्या होना चाहिए उसमें ध्यान देने वाले, अवतरण का शीर्षक कम से कम
शब्दों का हो। कितना? कम से कम शब्दों का हो। वो एक शब्द का भी हो जाता है, या एक के बाद दो का, तीन का, चार का, एक वाक्य का अधिकतम जो है वो एक वाक्य से अधिक का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। लेकिन एक वाक्य तक भी न जाए, अगर हमने भाव ठीक से ग्रहण कर लिया होता है तो उसके बाद हमारा कभी भी शीर्षक हमारा क्या होता है, कम से कम शब्दों में निकल आता है। अब वो कम से कम शब्दों में हमने पता लगा कि कहीं पे देखा ना पंछी, इसमें गद्यांश के अंदर कोई पंछी लिखा है और हमने लिखा पंछी, तो अब पंछी से जो वो भाव नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए शब्द कैसा होना चाहिए, या हमने लिख दिया हवा, या हमने लिख दिया हवा और पानी, अब हवा और पानी का भाव जो उसके अंदर आना चाहिए, या आग और हवा, ऐसा हम अगर माना दे देते हैं तो उसके अंदर आग और हवा का वो भाव भी तो होना चाहिए। इसलिए जो हम शीर्षक सोचें, कम से कम शब्दों में जिस शब्द को हम शीर्षक के रूप में लिखें, उसमें क्या होना चाहिए, उस शीर्षक का मूल भाव उसमें स्पष्ट होना चाहिए। जो शीर्षक हम दें उस शीर्षक से उस गद्य अवतरण का मूल भाव स्पष्ट हो जाना चाहिए। शीर्षक कैसा होना चाहिए? तीसरी बात शीर्षक के बारे में, दूसरी जो बात है, पहला तो सबसे छोटा कम से कम शब्दों में लिखना है, और दूसरी बात क्या है कि उसमें उसका मूल भाव स्पष्ट हो, और तीसरी बात जो होनी चाहिए, शीर्षक कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त। संक्षिप्त वो कम से कम शब्द अपने आप ही संक्षिप्त हो जाता है, यानी कि कम से कम शब्दों में उसका पूरा भाव स्पष्ट हो जाए। तीसरी जो बात और चाहिए इसमें, चौथी बात होनी चाहिए, उसकी सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। ये मिट गया मेरे हाथ से। सार्थक होना चाहिए, यानी कि उस शब्द का अर्थ होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। जो उसका शीर्षक जो है संक्षिप्त हो, सार्थक हो और स्पष्ट होना चाहिए। अंतिम जो बात है इसमें, जब हमने इसका शीर्षक भी सोच लिया, शीर्षक कब सोच पाएंगे, जब हम इसका भाव ठीक से ग्रहण कर लेंगे, अर्थ ठीक से ग्रहण कर लेंगे, तो फिर इसका अगली जो अंतिम बात है, अपठित गद्यांश को हल करने के लिए आवश्यक तत्व। यहां पर जब हम इस अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो उस अपठित गद्यांश को हल करने के लिए हमें कौन कौन से आवश्यक तत्वों पर ध्यान देना है। ध्यान से देख लीजिए क्या समझा रहा हूं। अपठित गद्यांश को हल करने के लिए आवश्यक तत्व, ये यहाँ पर कुल 6 तत्वों पर हमको ध्यान देना है। देखिए पढ़ने में आ रहा है। पहला है एकाग्रता, दूसरा है मूल भावों की स्पष्टता, तीसरा है विवेचन क्षमता, और चौथा है अभिव्यक्ति की स्पष्टता, पांचवा है विषय की स्पष्टता, और छठवां है लेखन क्षमता। इस प्रकार से एकाग्रता से मतलब है कि हमको पूरा ध्यान कहाँ लगाना है, उसमें पढ़ करके उसके भाव को, उसके अर्थ को ग्रहण करने पर। तो इस पूरा एकाग्रता, हमारा ध्यान पूरा एक जगह है। दूसरा क्या? मूल भावों की स्पष्टता, उस अवतरण में जो लेखक कहना चाह रहा है उसका भाव क्या है, उस भाव को पहले समझना, तो और वो भाव स्पष्ट रूप से हमारे को दिखाई देना चाहिए, मूल भाव को हमें समझना चाहिए। विवेचन की क्षमता, विवेचन क्षमता से मतलब है कि हम उसकी व्याख्या कर सकें। जब हम उसको विवेचन, कैसे विवेचन, यानी कि विवेक से जिसको हम जांचते हैं, बुद्धि और विवेक का जब हम ठीक से उपयोग करते हैं, तो कई बार आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि कनक कनक से सोगनी। अब कनक कनक में क्या होता है, हम देखते हैं उसका भाव लेते हैं हम कि कनक यहाँ पे 2 बार है, हमने पढ़ रखा है कनक के 2 यहाँ पे अर्थ आते हैं। तो विवेचन की हमको यहाँ पे कहीं अलग अलग अर्थ तो नहीं है, तो इसको हम बुद्धि और विवेक से हमें इसका विवेचन करना है। चौथी बात क्या होती? अभिव्यक्ति की स्पष्टता। इसमें जो लेखक ने जो भाव व्यक्त करना चाहा है, उस अभिव्यक्ति की हमारे को, उसमें हम अपने प्रश्नों के उत्तर से उस अभिव्यक्ति की स्पष्टता को प्रकट कर पाए। और पांचवा क्या है? विषय की स्पष्टता। विषय की स्पष्टता किससे आ जाएगी? जब हम प्रश्न का उत्तर, हमारे सटीक सा उत्तर होगा, तो उसका विषय भी साफ निकल आता है गद्यांश को हल करते समय। और जैसे शीर्षक से ही हमारे को इसके विषय की स्पष्टता समझ में आ जाती है, उसके उस पर आधारित जो प्रश्नों के उत्तर देते समय वो सब स्पष्ट हो जाता है। छठवां क्या है? लेखन क्षमता। हमारी जो है, जब हम उसको पहले तो समझें, गद्यांश को पहले तो समझें, और समझने के बाद उसके उत्तर हम सटीक सटीक और सुंदर और स्पष्ट लेख में लिखें, जो कि हमारे को पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। तो लेखन की जो और लिखने की हमारी क्षमता होती है, हम शुद्ध लिखें, स्पष्ट लिखें और सही लिखें। तो ये आपको इन बातों का
ध्यान रखना है। मुझे लगता है आपकी कुछ समझ में आया होगा।